ये गाइस एक बार फिर से अपना बायोलॉजी क्लास है 0426 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस में युग्मक जनन। मानव में युग्मक जनन कैसे होता है। तो फर्स्ट हेडिंग अपनी हो जाती है युग्मक जनन। जैसा कि अपन को पता है युग्मकों का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है। नर के अंदर तो युग्मकों का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। मादा के अंतर्गत जो होता है वो अंडाशय में होता है। अर्थात सीधी सी बात करें तो वृषण के अंतर्गत अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है और जबकि अंडाशय के अंतर्गत अगुणित अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है नर के द्वारा वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण और अंडाशय से अंडाणुओं के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उन्हें हम कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। अब जो बात करेंगे अपन वो करेंगे शुक्र जनन की। शुक्र जनन के लिए अगर अपन बात करें तो नर के वृषणों में शुक्र जनन नलिकाओं के अंतर्गत शुक्राणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्र जनन कहलाती है। दोबारा से देख लेते हैं कि वृषणों के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। अर्थात शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, अपने पास में शुक्र जनन कहलाएगी। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वृषण के अंतर्गत संपन्न होता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो शुक्र जनन होता है वो भी दो भागों के अंतर्गत डिवाइडेड होता है। अर्थात दो प्रकार से इस क्रियाविधि को अपन समझ सकते हैं। पहली जो क्रियाविधि है वो होती है शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु प्रसू का निर्माण, और सेकंड होता है अपने पास में शुक्र कायंत्र। दोनों अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। शुक्राणु पूर्वी की बात करें तो ये तीन भागों के अंतर्गत डिवाइडेड होती है। पहली जो होती है गुणन प्रावस्था होती है, दूसरी जो होती है वृद्धि प्रावस्था होती है, तीसरी जो होती है परिपक्वन प्रावस्था होती है। जैसा कि अपने डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के द्वारा अपने पास में चार फेज बने हुए हैं। यहाँ तक का फेज गुणन प्रावस्था का है, द्वितीय का फेज वृद्धि प्रावस्था का है, नीचे का फेज परिपक्वन प्रावस्था का है, और फोर्थ जो स्टेज है वो अपने आ जाती है शुक्र कायंत्रण की। शुक्र कायंत्र अर्थात अब बात करते हैं गुणसूत्र जो गुणन प्रावस्था होती है उसके अंतर्गत होता क्या है। अर्थात जनन उपकला की जो कोशिकाएं होती है उनके अंतर्गत समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका की जो संख्या होती है, जनन उपकला की जो संख्या होती है उनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात एक कोशिका दो में अंदर डिवाइडेड हो जाती है और दो कोशिकाएं चार कोशिकाओं के अंदर निर्मित हो जाती है। यह अपने पास में आ जाती है शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। यही बात अपन ने शुक्र जनन के अंतर्गत की थी कि शुक्राणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है वो शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है। वृद्धि प्रावस्था में अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, शुक्राणु मात्र जो कोशिका है वो अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है। अर्थात पोषण का स्तर बढ़ा लेती है। इसे जो अपन कह सकते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कह सकते हैं। यह जो कोशिका होती है वो अपने पास में द्विगुणित होती है। ठीक है। तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो तीसरी जो प्रावस्था आती है वो परिपक्वन प्रावस्था आती है। अर्थात इस प्रावस्था के अंतर्गत दो प्रकार के विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अगर अपन बात करें
तो ये न्यूनकारी विभाजन होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। पहले अपने पास में 2n फेज होता है अर्थात द्विगुणित होता है, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा ये कैसे हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं, अर्थात संख्या इनकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और इस प्रकार जो कोशिकाएं अपने पास में बनती है उनको अपन कह देते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कह देते हैं। ठीक है, इन द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की क्रिया होती है, जो समसूत्री विभाजन के भांति ही कार्य करते हैं, अर्थात ये 1 से 2 और 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं आती हैं अपने पास में, जो अगुणित कोशिका है, ये अचल होती हैं, चल नहीं सकती हैं, गोलाकार होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चौथी प्रक्रिया जो स्टेप सेकंड अपन ने बताया है, शुक्र कायंत्रण की होती है। शुक्र कायंत्रण करता क्या है, ये जो अचल एवं गोलाकार शुक्राणु अपने पास में आए हैं उनको गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया करता है, अर्थात उन्हें गतिशील बनाने का कार्य शुक्र कायंत्रण के द्वारा किया जाता है। अर्थात सीधी सी डेफिनेशन अपन ये ले सकते हैं कि अचल एवं गोलाकार शुक्राणु पूर्वी से पुच्छ युक्त शुक्राणु या गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र कायंत्रण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो शुक्राणु पूर्वी जो होता है अपनी मुख्य संरचनाओं को धारण कर लेता है और एकदम हल्का और गतिशील हो जाता है, पुच्छ युक्त हो जाता है, क्योंकि जब भी वो गति करता है तो क्रमाकुंचन गति करता है, और क्रमाकुंचन जो गति होती है वो पुच्छ के माध्यम से लहराते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंतर्गत एक और टॉपिक अपने पास में आता है, वो आता है शुक्राणु जनन का नियंत्रण। शुक्राणु जनन के नियंत्रण की अगर अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसे अपन कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली भाग से उद्दीपन प्रदान करने का कार्य करता है, उद्दीपन मिलता है, और ये जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं एनिडो हाइपोफाइसिस भाग कहते हैं। ठीक है, इस जो अग्रपालिक होती है अपने पास में पीयूष ग्रंथि के, इसके द्वारा भी 2 हार्मोनों का स्राव किया जाता है। ठीक है, एक तो होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, जो अपने पास में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, यह हार्मोन वृषण की अंतराली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन के स्रवण को प्रेरित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये शुक्राणु का निर्माण भी करने का कार्य करता है, साथ ही नर के जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास भी करता है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन होना, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ऊपर निर्माण करते हैं। FSH की अगर अपन बात करें तो ये जो हार्मोन होता है वो सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है, और सर्टोली कोशिकाओं का जो कार्य था वो अपने पास में था कि ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो उसी प्रकार